क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट I प्लस A इक्वल टू I माइनस A है। तो पहले LHS करें कि RHS करें, क्या सही लग रहा है आपको? RHS, क्योंकि काम ज्यादा RHS में है ना, जो इजीली हो सकता है। अगर आप LHS करोगे उसमें करोगे क्या, कुछ है ही नहीं करने को। I प्लस A कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा। RHS में कुछ समान है, कॉस वॉस पड़ा कुछ क्या होने को, तो RHS करते हैं। I माइनस A ब्रैकेट और मैट्रिक्स जी। I मैट्रिक्स कैसा होगा? ये दोनों को जब आंसर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? हाँ, ब्रैकेट लगा देना, इसमें आपका ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा सेम। पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं आरएचएस को करके आगे कर लिया। सब्ट्रैक्ट है 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1, ये प्लस हो गया, और 1 माइनस 0 1। अब मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। टू बाई टू टू बाई टू टू बाई टू ही आएगा। cos अल्फा लेट हो। ये आ रहा है, क्या ये आई प्लस ए बन जाएगा? नहीं बनेगा। आई प्लस ए का मतलब क्या बनेगा आपका? 1 माइनस टेन ओवर टू टेन ओवर 1, ये आएगा। कैसे करें, क्या करें, यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। टेन को साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 कर दो, फिर अभी नहीं लगेगी, अभी तो लगेगी, अभी तो ऑलरेडी आएंगे। कॉस, पर वो तो स्क्वायर में आएगी ना, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसको देखो, अगर मैं tan अल्फा बाय 2 को क्या कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा? तुम भी बताओ, ट्रिको तुम्हें भी आती है। कॉस अल्फा ऐसे का ऐसे ही, tan अल्फा बाय 2 क्या बन सकता है? कॉस अल्फा बाय 2। ये कौन सी ट्रिक है कि tan कॉस बन जाता है? tan को क्या लिखूं? साइन बाय कॉस, और क्या बता क्यों नहीं रहे हो?
साइन अल्फा बाय 2 अपॉन, और यहाँ पे क्या है साइन अल्फा। अभी खाली इसको देखते हैं क्या कुछ बेनिफिट होगा इससे। बिल्कुल, अगर एलसीएम लेंगे तो cos अल्फा बाय 2 इधर आएगा, cos ए cos b प्लस साइन है साइन b, cos a माइनस b। दिखी क्यों नहीं? तेरे को तो आता ही है। मैंने कब बोला वो पूरा चैप्टर आता है, मैंने कभी थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा थोड़ा एक बार नहीं बोला तूने कहा ये तो मेरे को आते हैं, ये तो मेरे को आते हैं, मैं कहा काउंट ये भी मेरे को आते हैं। हाँ, प्रैक्टिस करने का फायदा। अगर cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 बनेगा, वो बनेगा कि नहीं बनेगा? करते हैं ना। तो अभी इसको इसका भी वही सेम काम करें। अशनूर और ये अपना अर्थव, देखा क्या कहना चाहता हूं मैं? फॉर्मूला बनेगा। एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा cos अल्फा बाय 2 cos अल्फा sin अल्फा बाय 2 sin अल्फा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? cos a माइनस b। तो एक इसको लूं, अल्फा को क्या अल्फा बाय 2 को? वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अल्फा माइनस 2 को भी लूंगा। आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो पॉजिटिव cos भी चिंता वाली बात नहीं है। तो इसमें आपको, ये तो मैं बता रहा हूँ कि अल्फा एग्जाम में कोई बताएगा तो cos में फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला बना ही है ऐसे। फिलहाल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन में क्या है? और दिक्कत ये क्या बन रहा है एलसीएम लेने के बाद? देखो साइन ए, ये माइनस में साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b। तो प्लस को पहले मानो ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन ए माइनस बी, और अपॉन में क्या आ गया? क्यों? तो उधर जाएगा ना, उधर जाएगा तो फिर माइनस साइन अल्फा, और उधर जाएगा तो प्लस ही रहेगा, माइनस क्यों जाएगा? उसका साइन माइनस है, ये इधर जाएगा ना। तो फॉर्मूला तो साइन ए cos b ऐसे है ना, तो उस उल्टा तो अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा नहीं होना है? अगर आप इसको अरेंज करोगे। साइन ए cos b, अच्छा इसको साइन ए cos b ले रहे हो? चलो ऐसे कर लो, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ भी सेम काम होगा, सेम डिट्टो सेम, देख लो ये। तो साइन, इसमें तो अल्फा पहले आएगा ना। देखो cos में पहले क्या आएगा फर्क नहीं पड़ता, साइन में जो पॉजिटिव के साथ साइन के साथ है वो पहले आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से cos का लग रहा है, क्या फर्क पड़ता है? cos में तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। हाँ, नीचे का लिख देते हैं। कैसे? उससे मेरा आंसर कैसे आएगा? मेरे को आंसर क्या निकालना है? जब तू मैं पढ़ाता हूँ तो तू 2 मिनट बाद का सवाल पूछती है, तो 2 मिनट बाद का स्टेप भी तो देखा कर। तो ए में tan आना चाहिए ना, तो अगर cos बाहर निकालेगी tan कैसे बनेगा? 2 मिनट बाद का सोच क्यों नहीं रही? चलो, अब ये क्या बनेगा? cos, ऊपर क्या बन रहा है? अरे बाप रे, क्या फॉर्मूला है? cos ए cos b, वो तो दोबारा ऊपर वही नहीं बोल रहे हम। ये तो वो होगी हमारी जो लड़की है, ये करके दोबारा वो करके फिर दोबारा वो करती है, फिर वो करती है, 3 स्टेप रिपीट करने के बाद वो करती है। पाई कहाँ है? वो नॉरी है, पाई कहाँ है? अबे अल्फा माइनस अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 तो होता है। एलसी इसको सॉल्व करो ना, तुम्हें दिखा नहीं दो बच्चों को, तुम्हें फॉर्मूले, उनको दिख गया, तुम्हें फॉर्मूले नहीं दिख रहे यार, सिंपल
इतना मुश्किल क्यों वो पाए सोच रही है तो फॉर्मूला दोबारा खोल रही है वाला। आपने का क्या 1 माइनस हाफ हाफ ही तो होता है। आपने का क्या बनता है फॉर्मूला? तो मैं तो ये मेरे को लगा तुम यही बोलोगे, दिख गया होगा तुम यार, ये भी नहीं दिखा। कौन से बैच मिल गया मेरे को। अब ये क्या बना cos अल्फा बाई cos? अल्फा बाई तो ऊपर नीचे अब क्या आंसर लिखे? 1 है, शुक्र है। 0 सारे ढाल दो, इकट्ठे मारूंगा सारे। पढ़ना चाहिए एक बार ना। आधी शर्मा मारूंगा तेरे को, यहीं से फेंक दूंगा, तू ज्यादा हैवी लगेगी। माइनस क्या करेगा? कुछ कह रहा था। अरे मैंने बोला बोले थे ना क्या बैच में गया आपको कहने का क्या है? हाँ अब तो कुछ नहीं कर सकते, माइनस क्या है? ये पढ़ा ही सकते हैं इनको। हाँ जी, अब देखो इसमें अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो बनेगा अल्फा बाई 2। अंदर आ रहा है माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आ गया माइनस tan अल्फा बाई 2, ये डायरेक्टली, और ये नहीं, यहाँ पे फिर माइनस, ये माइनस है, तूने प्लस बोला था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो उसकी बात कर रही ये 1 है। अब क्या ये i माइनस ए है? चेक कर लो, i प्लस ए सॉरी, हाँ है। है कि नहीं? कर लो चेक, क्या हुआ? बस सिंपल ट्रिगो लगी, ये तो सिंपलेस्ट ट्रिगो है, इसमें कुछ लगा नहीं है, ट्रिगो तो भी आनी है। तब तक फॉर्मूले याद करते रहो। cos 2a के 3 फॉर्मूले हैं बेसिकली, और 2 साइन cos स्क्वायर माइनस 1, और ये tan वाला है, ठीक है। और साइन के भी 2 हैं, वो तो आपको रटे होने चाहिए बाय हार्ट। और एक फॉर्मूला ये लिख लेना, जो cos 2a के फॉर्मूले ना 2, एक 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर है और 2 cos स्क्वायर माइनस 1, उसको कन्वर्ट करते हैं। cos 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये उसी से बना है और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और एक होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर, ये दोनों cos 2 तरह के फॉर्मूले हैं, पर इस फॉर्म में ज्यादा यूज होते हैं, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन आएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स को ये लेट करना होता है, बहुत ज्यादा यूज होगा, ये ऑन टिप्स होना चाहिए फॉर्मूला। मैंने एक क्वेश्चन अलग वे से किया, विच वे? वो कुछ आइडेंटिटी लगा के किया। आइडेंटिटी तूने एलएचएस किया होगा, एलएचएस ही होगा। और आइडेंटिटी कौन सी लगी? हम भी आइडेंटिटी लगी, और कौन सी लगी है? मैं वो इजी लगा था। चलो दिखा देना मेरे को, अगर सेम हो ना कॉपी फाड़ दूंगा मैं। नहीं होगा सेम, दिखा दियो कितनी, पता नहीं। लिखे है कुछ हाँ पुरानी बुक में, आपकी न्यू बुक है? हाँ डिलीटेड है इसमें। भी बहुत सारे हाँ आपकी ओल्ड बुक के 3.4 कटी हुई है पूरी की पूरी, और मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चन कटे हुए हैं। हाँ हमारे पास में तो इसके बाद बस एक ही एक्सरसाइज रहेगी आपकी, पर ये एक चैप्टर नहीं है, इसका अगला चैप्टर भी यही चैप्टर मान के चलो, सेम ही है। बोर्ड्स भी वेटेज कटी देता है, मैथ डिटरमिनेंट कटी देता है। देखा था आपने चैप्टर वाइज। हाँ तो वो तो हर साल ही आता है उसमें। चलो हाँ नोट करो, आराम से नोट करो, फिर एग्जाम्पल्स पे हो, वर्ड प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ। वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, केस स्टडी के रूप में आएगी मैट्रिक्स की। लेफ्ट बताओ, लेफ्ट लेफ्ट मतलब और क्या, हाँ छोटी मोटी मम्मी क्या कहती है, कोई नहीं हो ही जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। वो होता नहीं है, आगे भाग जाते हैं हम लोग।
इस साल तो वैसे ही 2 बोर्ड्स होंगे आपके। मैंने बताया कि आधी में गलती हो गई, पास सर ये फाइनल है सर, नहीं ऐसे मत बोलो सर। सर्कुलर हो चुका है। नहीं सर, सर्कुलर आ गया। सर ये तो एजुकेशन पॉलिसी से होना था, हमारे डिपार्टमेंट में आ अब हो गया फर्स्ट बैच आप ही हो। क्यों हमारे से तो आप एक ही दो ना, आप नवंबर दिसंबर दे पाओगे बोर्ड आप? सर इन्हें नवंबर दिसंबर में सिलेबस चल रहा होता है सब स्कूल में और ट्यूशन में भी। चलो स्कूल जैसे मर्जी करके हाल दो करके पूरा कर भी देगा, मॉडर्न एरा करेगा। होना नहीं कर पाएगा। जो ये इनके स्कूल जल्दी शुरू हुए हैं बाकी लोगों के, इसलिए जल्दी शुरू हुए थे कि वो मैडम को लग रहा था कि 2 बोर्ड्स को एक बोर्ड की तैयारी पहले कराए थे, तो वो भगा भगा कंप्लीट करा देंगे। तुम्हारे तो कंप्लीट कराते ही नहीं है। मॉडर्न एरा के बच्चों के चक्कर में मैंने बैचलर स्टार्ट किया है, 15 मार्च को स्टार्ट कर देता। ये 10th वालों को तो छुट्टी दे रखी है मैंने। तो करेंगे कैसे सर? नवंबर दिसंबर में एक होगा और एक फेब मार्च में ऐसे होता है। नहीं, आपकी मर्जी है, पहले वाला छोड़ सकते आप दे भी सकते हो। अगर आप दोगे उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, मैं तो बोलूँगा दे दो। प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, प्री बोर्ड तो दोगे ना, प्री बोर्ड वो कहते हैं कि 2 बोर्ड दे दो, जो सा बेटर है उसके मार्क्स लगा देंगे। हाँ, तो बस वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आगे सीयूटी की तैयारी करनी है या जेई नीट की करनी है। वो कहते हैं कि हमारा हम वो नवंबर दिसंबर तक एक बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, वो खाली दे देंगे, सेकंड बोर्ड देंगे ही नहीं। अगर बच्चा कहता है कि मेरा पहला बोर्ड बहुत अच्छा गया है, मेरे को आगे नहीं पढ़ना है, मैं फ्री हूँ, तो वो फ्री हो जाएगा, नीट की तैयारी करेगा। बट सर ये पहले बोर्ड के मार्क्स ही तो नहीं बताते। क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बताते, लाइक जब दूसरे बोर्ड हो जाएंगे तब फाइनल बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले बता देंगे। हाँ, तभी तो आप सेकंड बोर्ड दोगे, ऑब्वियस बात है ना। फिर अच्छा है ना, इसमें बुरा क्या है? हाँ, क्या बात हो जाएगी। इसमें अच्छा ये है कि जो बोर्ड है ना, वो बोर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी जल्दी देखो, हम जब मार्च में भेजते हैं आप लोग को या फेब एंड में 20-21 को शुरू होते हैं, हम जैन का महीना और फेब का पूरा महीना और दिसंबर का आधा महीना ये सिर्फ रिवीजन कराते हैं। इतनी रिवीजन कराते हैं कि छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कवर हो जाते हैं। वो दिसंबर तक कैसे, नवंबर तक कैसे कवर होंगे? नवंबर तक सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होगा, ये दिसंबर मिड तक होगा। अभी सिलेबस चल रहा है, रिवीजन तो हो ही नहीं, तब आपके बोर्ड्स कैसे जाएंगे? और 2 महीने की इतनी रिवीजन रिवर्स 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 करते करते के बाद आप बोर्ड्स में जाओगे, आपको एक क्वेश्चन रटा होगा, वो बोर्ड्स अच्छा जाएगा ना, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना? जैसे किया था। हाँ सर क्या है सीबीएसई को एक्सपेरिमेंट ट्रैक बना रखा है। हाँ, लास्ट ईयर पे 10th का भी तो है। एग्जाम्पल 19, तभी स्कूल जल्दी भगा रहा है सिलेबस, क्योंकि उसको बोर्ड से पहले खत्म करना। स्कूल को तो गाइडलाइंस है ना, हमें नहीं है, हमारे पास चांस है, हम आराम से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, फायदा क्या? 11th में तो हमारी पेपर से जस्ट एक दिन पहले तक भी सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, अकाउंट्स का कंप्लीट नहीं हुआ था। सीरियसली? हाँ, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती थी, मैम का फाइनल अकाउंट्स है, मैं वो करवा दी थी। उसका देख जनवरी में खत्म हो गया वही मैं कह रही फाइनल पेपर, जैन में फाइनल पेपर, जैन फरवरी 6 हो गया। हूँ 6 को खत्म हुआ। जैन जनवरी से फेब 6 को किसके स्टार्ट हुए थे फाइनल पेपर? किसी के हुए थे? फेब 6 को फाइनल पेपर, मेरे 9 को स्टार्ट इसके 6 में को खत्म हो गए थे। इसकी पहली डेट थी 22 जैन को, पहला पेपर, वो पोस्टपोन हुए। मेरे 18 फरवरी को 12th स्टार्ट। जब तुम्हारे पेपर स्टार्ट थे ना, ये फ्री हो गई थी, स्कूल शुरू हो चुका था, इसका बाद भी हुआ। स्कूल बता दो। बता। अच्छा, अब वर्ड प्रॉब्लम्स 2 तरीके से आएंगी, एक तो इस चैप्टर में आएंगी, एक आएंगी नेक्स्ट चैप्टर में, डिटर्मिनेंट्स में। दोनों का पैटर्न सेम है। तो अगर मैट्रिक्स की वर्ड प्रॉब्लम आती है, उसकी वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है? मैंने घर की तरफ एक बात सिखाई थी 11th क्लास में, ये M+ का यूज सिखाया था। हाँ, हमें नहीं सिखाया था। उस कुछ बैठे हुए से कुछ कर रहे थे उस दिन हम, तो ये किसी को पता है कैलकुलेटर में M+ का यूज क्या होता है? जैसे आपने बहुत कुछ मल्टीप्लाई करना है और बाद में उन, जैसे कि एक बहुत सारे नंबर है 5 × 3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 4 × 12 को भी मल्टीप्लाई करना है, फिर 12/4 को डिवाइड करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें, कुछ प्लस करनी है, कुछ माइनस करनी है। तो एट लास्ट तो प्लस माइनस करा ना, तो मैं कैलकुलेटर में क्या करूंगा, 5 × 3, इसको ये प्लस में है ना, इसको M+ में डाल दूंगा, 15 हो गई, मेमोरी में से M मतलब मेमोरी में सेव हो गया। फिर 4 × 12 करूंगा और फिर M+ में डाल दूंगा, जो पहले का वो सेव्ड है। फिर 12/4 करूंगा और ये माइनस है तो M माइनस में डाल दूंगा, सब सेव हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, सिर्फ रिजल्ट दबाना है, 60 आंसर आना है बिना कुछ किए। या फिर आपके पास तरीका है, इसका मल्टीप्लाई करके लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो। तो ये काम मैट्रिक्स करता है मेरे लिए। जो मल्टीप्लाई भी, जब आप मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को, तो 1 रो × 1 कॉलम मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है, साथ साथ चेक करो, ये मल्टीप्लाई हुआ था 1 से और ये आपस में मल्टीप्लाई के प्लस भी हो रहा है। तो ये सारा काम ये मैट्रिक्स करके देता है।
जो मोबाइल में हमने करना है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जब कुछ चीजों को मल्टीप्लाई भी करना है और ऐड भी करना है, तो उसको हम मैट्रिक्स मेथड से यूज करते हैं। शर्त यह है कि एक बनेगा कॉलम मैट्रिक्स, बनेगा ही बनेगा, एक आपका कॉलम मैट्रिक्स आपको बनाना ही पड़ेगा लेफ्ट साइड। ये इम्पोर्टेंट होता है कि कौन से बिल्कुल। रो में लिखने हैं, कौन से कॉलम। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना शुरू हो जाएगा। एक रो मैट्रिक्स बने ना बने, एक कॉलम मैट्रिक्स जो बनेगा। मोस्टली क्या बनता है, एक रो और एक मैट्रिक्स, एक कॉलम बनता है, क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करने के जो बीच के एलिमेंट्स ऑर्डर के गायब होते हैं, कॉर्नर वाले एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जांपल पढ़ने से समझ आ जाएगा। एक लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है, पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशन फॉर्म वगैरह वगैरह टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways: टेलीफोन पे, हाउस कॉल पे एंड लेटर्स पे। ऐसे प्रमोशन कर रहा है, फोन करके अपनी वो प्रमोशन कर रहा है, ऐड कर रहा है, और घर पे हाउस कॉल, घर पे जा जाके बुला रहा है, और घर पे लेटर्स भेज रहा है। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन इन अ मैट्रिक्स। आपको पहले ही रो मैट्रिक्स बना के दे दिया। एग्जाम अगर आएगा तो ये रो मैट्रिक्स नहीं बनाएगा, आपको खुद चेक करना है कि 40 रुपए जो कॉल है वो टेलीफोन की है कॉस्ट, 100 रुपए हाउस कॉल के हैं, और 50 रुपए पर कॉन्टैक्ट लेटर का खर्चा है। ये एक कॉल करने का है, एक हाउस कॉल, एक लेटर भेजने का, और एक फोन करने का खर्चा, या पैसे में आ रहा है, इन पैसे दिए हो। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities। अब ये फोन कॉल, ये टेलीफोन, हाउस कॉल, लेटर कहाँ कहाँ भेजने हैं, 2 cities में भेजने हैं। तो 2 cities में भेजने हैं, वो भी आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। 100, 500, 5,000, 500 ही तो है, क्या हो गया? आपने बोला 100, तो लिखा तो 1000 है ना, ठीक है। ये इस तरह से आपको 2 cities में करनी है। फाइंड द टोटल, टोटल खर्चा कितना आ रहा है। तो देखो, हमने इस सिटी को, x को इससे मल्टीप्लाई करना है, y को भी इनसे मल्टीप्लाई करना है, और फिर बाद में क्या करना है, ऐड। तो क्या आएगा टोटल खर्चा। तो हम मल्टीप्लाई और ऐड अलग अलग करेंगे, लेकिन अगर मैट्रिक्स मेथड यूज करूंगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और ऐड भी हो जाएगा और आंसर भी आएगा ऑटोमेटिक। सर ये जो एक्स का आपने हमारे नंबर मैट्रिक्स में सिटीज में जो लोग रहते हैं वो है। हाँ, ये वो लोग हैं सिटीज में जिनको टेलीफोन किया गया है, जिनको हाउस कॉल किया गया है, जिनको लेटर भेजा गया, ये बुक में लिखा हुआ है। ये टेलीफोन वाले हैं, ये हाउस कॉल वाले हैं, लेटर वाले हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो पहले b इंटू ए करूं कि a इंटू बी करूं, ये आपने सोचना है। ये मैट्रिक्स है 3 रो और 1 कॉलम, ये मैट्रिक्स है 2 रो और, तो क्या ये 1 और 2 सेम है? ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो अगर b इंटू ए करता हूं तो ये 3 और ये 3 सेम है, जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स आएगा। तो हमें b इंटू ए करना है। करें, फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगी? फर्स्ट कॉलम से। 1000 इंटू 40, 500 इंटू 100, 50,000, और 5000 इंटू 50, 25, 1 2 3 4, 2.5 लाख। कोई डाउट? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और हमारा मैट्रिक्स बनना कौन सा है? 2 रोज और 1 कॉलम। तो ये एक ही कॉलम है, ये 3 कॉलम नहीं है, ये प्रॉपर 1 कॉलम है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12,000, और नहीं 1,20,000, और 1000 इंटू 1000 1 लाख, और ये पैसे हैं, इसको रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर 40,000 है तो कितने पैसे हो गए? बाद में लिखा हो रुपीस में, चलो अभी तो पैसों में लिखो। ये कितना हो गया? 3,40,000। ये हो गया 5 6 7,20,000। ये ठीक है। देखो, आपने 2 सिटीज को टेलीफोन भी कर दिया, हाउस लेटर भेज दिया, लेटर भेज दिया, और आपका पैसा अपने आप प्लस होके आ गया कि पहली सिटी का पैसा इतना बटे। फिर इसमें अगर ये वर्ड प्रॉब्लम है तो एक कंक्लूजन मांगती है
ये खाली इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, हर चैप्टर की बात करो। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी अब कंक्लूड करना पड़ेगा। दिस मीन्स इकोनॉमी क्या होगा, सिटी एक्स विल कॉस्ट कितना पैसा, ₹3400 एंड सिटी वाई विल कॉस्ट ₹7200। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दो, अर्ज आता है 100 से डिवाइड करा पैसे को रुपीज में। अब एक ये करने के बाद एग्जाम्पल 19 के बाद क्वेश्चन 19 एक बार ट्राई करो, अपने आप करो, अगर नहीं आएगा 2 मिनट मैं करा दूंगा, आप ट्राई करो पहले। क्वेश्चन 19 मतलब मैट्रिक्स जैसे बना हुआ है, एक कॉलम तो चाहिए ना, बाकी रो बन जाएंगी। आप ट्राई करो, एक बार तो ट्राई करो, नहीं तो मैं तो करा ही रहूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है ये वाला। यस पहले क्वेश्चन पढ़ो, मैं करा देता हूँ, घबराओ मत। $30,000 को किस में डिवाइड करना है, लिख लिया, ये लिख लिया बेटा, अर्थव लिख लिया। 30,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 तरह के बॉन्ड्स में। आपके पास कितने पैसे पड़े हैं, 30,000, आप 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड ए ले लेते हैं, एक बॉन्ड ए ले लेते हैं, एक बॉन्ड बी ले लेते हैं। जो बॉन्ड ए है वो कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है आपको, 5%, और बॉन्ड बी कितना दे रहा है, 7। वो आपको अमाउंट नहीं पता कि ए में कितना अमाउंट है और बी में कितना अमाउंट है, इक्वल तो करने को बोला नहीं, पर आपको आंसर पता है कि जब इसका इंटरेस्ट पूरे साल का निकाला दोनों का मिला के, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए, ए पार्ट में 1800 और बी पार्ट में 2000। पहले खाली ए पार्ट करते हैं, इसका अमाउंट मान लेते हैं एक्स और इसका अमाउंट मान लेते हैं वाई। इसमें कोई डाउट? अगर ये नॉर्मल मैट्रिक्स में हो तो आप क्या करते हैं? अगर ये एक्स है तो उसको वाई ना मान के कुछ और मान सकते हैं, वेरिएबल एक हो जाएगा। 2 बच्चों को ये समझ नहीं आई बात, ये भी हो सकता है। अच्छा है, तो एक वेरिएबल हो गया। अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो तो क्या करते, x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू प्लस करके इक्वल टू क्या आता, 1800। तो हमने देखो मल्टीप्लाई किया इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और बीच में क्या किया, प्लस, और इक्वल टू एक आंसर आया मेरे पास। आंसर जो आ रहा है वो भी एक मैट्रिक्स में आएगा। वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है, 1/1 का। 1800 है ना, तो ऐसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1/1 का मैट्रिक्स आ जाए। तो x और 30,000 माइनस एक रो मैट्रिक्स बना लो, एक कॉलम बना लो। लेट 30,000 be divided into 2 parts such that a is equal to x and b is equal to, यहां पे कोई डाउट? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक एक्स मैट्रिक्स बना लो, एक 30,000, ये आपका बन गया रो मैट्रिक्स, एक रो 2 कॉलम। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक हो रहा है 5% से ए वाला और बी वाला हो रहा है
ये आपका 2 रो और 1 कॉलम, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 बाय 1, तो इक्वल टू में रखेंगे हम क्या, एक मैट्रिक्स। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब आपको इसको सॉल्व करना है, जब इक्वेशन बन जाएगी इक्वेट करना है, इक्वेट करके एक्स लिख लेगा आपका। वो काम तो खुद कर सकते हो, करो मल्टीप्लाई करके। जब मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स आएगा तो वेरिएबल इक्वल टू वेरिएबल आएंगे, करो फटाफट। सर उसको रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स किसको? 5 और 7 हाँ, आप इसको रो मैट्रिक्स और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एलिमेंट एक्स के साथ ये होना चाहिए, अगर रो पहले तो पहले 5 और कॉलम में पहले ये होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई का आंसर सेम ही आता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक पार्ट अभी करेंगे, घर पे करेंगे, अपने आप करिए। और जब करोगे तो मैट्रिक्स लगाना मत भूलना। जब मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स आएगा 1 बाय 1 इंटू 1 बाय 1, तो मैट्रिक्स हट सकता है, उससे पहले नहीं। $15,000 है, पीछे क्या है, पीछे क्या है? हाँ, तो देयरफॉर मेरा आ गया, आप लोग टैली करना और क्वेश्चन 20 इसके बाद ट्राई करना। क्वेश्चन 20 खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा। एक रो मैट्रिक्स बनेगा, एक कॉलम बनेगा, पहले रो फिर कॉलम, आंसर आ जाएगा। हमेशा पहले रो रखना है आपने, कॉलम बाद में रखना है, कभी कॉलम पहले मत रखना, आंसर ही नहीं आएगा ना फिर तो। 20 अपने आप करो, अगर ये आंसर ठीक आ गया कर फटाफट, देख आंसर ठीक है ना, फिर मैं आगे बढ़ू। क्वेश्चन 20 हो गया, डजन वजन कर लिया आपने तुमने। 21 बड़े ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसको ये क्वेश्चन आ गया 21। आर्बिट्रेरी का मतलब तो अगर एनी रैंडम, एनी रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है वो। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स, ये कैपिटल है और इनके अंदर एक छोटे एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके ऑर्डर के, ठीक है। तो क्वेश्चन 21 कह रहा है पी वाई, जब पी को मैं वाई से मल्टीप्लाई करूंगा और डब्ल्यू को भी वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड। डिफाइंड मतलब वो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और ऐड भी हो जाएगा और डिफाइंड ऑर्डर का आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई ऑर्डर। अब एक छोटी सी बात बताऊं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और ये टोटल ऐड होकर डिफाइंड, का मतलब क्या हुआ कि ये ऐड हो सकते हैं, और ये ऐड तभी होंगे जो पी वाई का आंसर एक मैट्रिक्स और इसका आंसर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर अलग चलते हैं लेकिन एडिशन के लिए नहीं चलते। तो हमें एक बात होता है, डिफाइंड वर्ड अपने आप में कह रहा है कि ये प्लस हो सकते हैं, मतलब इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो वो आपको बात बताएगा कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। कहानी समझ आई क्या चल रही है? दोबारा बताऊं, वो कह रहा है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो डिफाइंड मैट्रिक्स है। डिफाइंड मतलब ऐड हो सकता है, बेटा ऐड तभी होगा जब ये पूरे का ऑर्डर और ये पूरे का ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो सेम रख के देखते हैं। तो पी का ऑर्डर कितना दिया हुआ है आपको,
P का ऑर्डर कितना है? P इंटू के, और Y का ऑर्डर कितना है? Y तो सेम ही रहेगा। तो लिखो कि ना लिखो, उसके बगैर कैसे हो जाएगा? मतलब देखो, अगर P हमारा P है और W हमारा N into 3 है, तो प्लस तब हो सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। जब दोनों के कंबाइन करके जो मल्टीप्लाई करके ऑर्डर है वो सेम हो, कैसे हो गया? P N हो जाएगा और P is equal to 3। वो बाद की बात है, पहले मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर तो लिखना पड़ेगा। 3 इंटू के, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है ना। अरे वो क्वेश्चन कह रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम मान के चलेंगे हो रहे हैं। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व तो करूं मैं। प्लस W का ऑर्डर कितना है? W का सेकंड लास्ट N इंटू 3, और Y का तो पता ही है फिर से। जब क्वेश्चन कह रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या है कि भाई साहब ये नंबर और ये नंबर क्या होना चाहिए। तो यहां से मेरे को पता लगा कि K के आंसर कितना आ गया, बिना उसके, खाली यहां से आंसर नहीं आया मेरा, ये हो गया। और ये क्या कह रहा है, ये 3 3 सेम है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो WY एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा? N इंटू के, पक्का आएगा। और यहां पे जो PY बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या आएगा? P इंटू के। तो एक मेरे को यहां से मिल गया कि K इक्वल टू क्या है? 3। अब हम कह रहे हैं कि ये डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब है जी कि P इंटू के विल बी इक्वल टू N इंटू के। तो K से K कट गया, तो जो P है वो किसकी इक्वल आ गया? N। ये दो आंसर मेरे पास है। P किसके इक्वल आ गया? N के, और K किसके इक्वल आ गया? 3 के। ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला। तेरा आंसर कैसे आता है जब बिना Y के? मैंने Y, क्योंकि Y तो सेम ही है। तो जब Y का जब 3 यूज नहीं करेगी, 3 कैसे बनेगा? तो ये P इंटू के को N इंटू 3 ले लेगी। हाँ, मैंने Y में ऐसे काटा कैसे नहीं था, करें? मतलब लिखा नहीं था। तो आज के बाद ये गलती मत करिए, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने से ये गायब हो जाता है, और तू यहां भी गायब नहीं कर रही। अगर तू इसको लिख ही नहीं रही, मान ले, तो तेरा K इक्वल टू 3 आ गया, P इक्वल टू तो N आ गया ना, ऐसे कर रही है। क्योंकि प्लस चलो। मतलब होता है ना जब ऑर्डर सेम हो गया तो। ऐसे मत करना, आगे जाके दिक्कत आएगी। क्या था यहाँ पे? क्वेश्चन हल्का सा चेंज हुआ ना, बहुत धोखा खाएगी। तो जाए कैसे किया हमने? क्वेश्चन 22 भी करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर N इक्वल टू P हम बता रहे हैं पहले से, इफ इक्वल टू P है तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर निकाल के दिखाओ। ठीक है जी। N किसके इक्वल बताया? क्वेश्चन ने गिवन कर दिया। 7x और 5z को माइनस करने के बाद क्या ऑर्डर है? यार जो x का ऑर्डर होगा वही z का ऑर्डर होगा, तभी तो माइनस होंगे। सिंपल। तो पहले 7x का ऑर्डर क्या होना चाहिए? x का ऑर्डर क्वेश्चन में देखो क्या है? 2 इंटू n। माइनस 5z का ऑर्डर चेक करो, 2 इंटू p। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब ये ऑर्डर और ये ऑर्डर क्या होंगे आपस में। तो 2 to 2 की इक्वल है ये, और n p की इक्वल क्वेश्चन बता रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? p इंटू 2, 2 इंटू n, n इंटू 3 की p इंटू n। क्या आंसर होना चाहिए चारों में से? 2 इंटू n फर्स्ट पार्ट, नहीं सेकेंड पार्ट। क्योंकि आंसर क्या आएगा? या तो 2 इंटू n लिख लो या 2 इंटू p लिख लो, क्योंकि p और n तो एक ही बात है ना। तो आपका जो आंसर आएगा या वो ये लिख लो, एक ही तो बात है। तो हमारा आंसर बी पार्ट बनेगा 2 इंटू n। अगर ऑप्शन में किसी में 2 इंटू p होता, वो गलत तो सही होता? वो भी सही होता, क्योंकि n और p तो इक्वल है ना। तो 2 इंटू n और 2 इंटू p एक ही बात है। अगर ऑप्शन में ये भी होता ना तो भी ठीक होता, दोनों नहीं होते ऑप्शन में, दोनों तो गलत हो जाते हैं ना, फिर दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। समझ आया क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होके आएगा? तो ये आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो।
नोट करो, फिर ट्रांसपोज करा रहा हूं। आता ट्रांसपोज? वेरी गुड। ट्रांसपोज तो इजी है। आरजा कैसे करते हैं ट्रांसपोज? अब तूने मुझे आता है बोला और ये नहीं बोला थोड़ा थोड़ा आता है, याद रखियो। रोज बिकम्स कॉलम्स, याद आया? रोज बिकम्स कॉलम। तो ए डैश वाला जो होता है ना, हाँ नहीं, ए डैश वाला ए डैश ए टी कुछ भी लगा लो, क्या फर्क। डिटर्मिनेंट्स में मैट्रिक्स की कॉन्ट्रीब्यूशन। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इधर देखो, अगर एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है कि किसी भी मैट्रिक का हो सकता है? बताओ, किसी भी मैट्रिक का हो सकता है, किसी भी। ऑर्डर चाहे उनका डिफरेंट हो तब भी ट्रांसपोज होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी, कोई भी मैट्रिक हो सकता है? कोई भी हो सकता है। जैसे एक ए बी सी 1 2 3, ये 2 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स है, ये ए है, तो इसका ए ट्रांसपोज, या तो डैश लगाते हैं कई लोग डैश की जगह टी लिख देते हैं, दोनों सही है, दोनों में ही मार्क्स नहीं कटेंगे, एग्जामिनर को पता होता है। तो हम लोग ए टी लिख लो, ए डैश लिख लो, कुछ लिख लो। तो कैसे होगा? इधर देखो जी, इसमें रोज कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? उल्टे हो जाएंगे, रोज बिकम्स कॉलम एंड कॉलम्स बिकम रोज। क्लियर हुआ? इधर ध्यान दे, रोज बिकम्स कॉलम, कॉलम्स बिकम रोज। तो जो ये रो है ये क्या बन जाएगी अब? ए बी सी 1 2 3, खत्म। इट इज ए ट्रांसपोज। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा काम आती है। अगर ए ट्रांसपोज है, जो एक मैट्रिक्स आएगा उसका दोबारा ट्रांसपोज करो तो क्या आंसर आएगा? ए। वापिस से वही बन जाएगा। अगर एक नंबर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो सब रोज और सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? सब रोज सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फिर जो एक आंसर है उस आंसर का मैं क्या कर दूं? ट्रांसपोज। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं खाली ए ट्रांसपोज कर दूं और बाद में के मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक ही बात है। पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करूं या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम ही आता है। ये एमसीक्यूज में डायरेक्टली भी आती है या ये बड़े बड़े क्वेश्चन में ब्रैकेट में यूज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को अगर मैं ऐड कर दूंगा, वो ए प्लस बी ऐड करके ट्रांसपोज करूंगा, एक ही बात है। ये अलजेब्रा में नहीं होती थी। क्या अलजेब्रा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है? नहीं, यहां पे होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ए बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और ट्रांसपोज कर दिया, बैठो जल्दी जल्दी करो यार, क्लास चल रही है, उनको दिख नहीं रहा बोर्ड, आगे फटाफट बैठ जाएगा या बार वेट किया करो। ए बी का क्या किया मैंने? ट्रांसपोज। तो अगर ये प्रॉपर्टी थी कि होल का ट्रांसपोज किया तो आंसर क्या? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां रिवर्सल ट्रांसपोज जाएगा, बी ट्रांसपोज ए, इसको रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत यूज होगी। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज और है, लेकिन वो कहाँ यूज होंगी? नेक्स्ट चैप्टर में, वो वहां पढ़ूंगा। तो प्लस का माइनस एक ही तो बात है। क्वेश्चन होमवर्क लिखना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन 1 2 3
4 ट्रांसपोज कहाँ तक है? नहीं पूरी नहीं है ना, 1 से लेके 6 तक। 7 से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, वो मैं परसों कराऊंगा। अगर ट्रांसपोज में डाउट ना निकले तो फिर परसों की क्लास में स्क्यू और सिमेट्रिक करा दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, मिसलेनियस बच जाएगी। वो 1 क्लास या 1.5 क्लास में हो जाएगी आपकी। इस महीने हमको 2 चैप्टर करने हैं, महीने भी करने हैं, क्योंकि अप्रैल में 2 होते हैं, फिर मई में फिर भी 2 होते हैं, फिर 5 और 6 होते हैं। अगर 1 2 बोलोगे तो 2 छोटा है एक्चुअली।